अक्सर जब भी इनफर्टिलिटी का जिक्र होता है तो उसमें फाइब्रॉइड्स का भी जिक्र किया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो यूट्रस में होता है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है। ये अंदर जिसे हम कैविटी बोलते हैं, जिसमें बच्चा बड़ा होता है, डेवलप होता है। इसकी ये लेयर होती है जिसे हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और ऊपर की लेयर होती है जिसे हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। फाइब्रॉइड, जैसा मैंने बोला, बिनाइन ट्यूमर होता है। ये 0.5 सेंटीमीटर भी होता है और 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। यदि ये कैविटी के अंदर है, जिसे हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो कितना भी छोटे से छोटा साइज भी हो, 0.5 सेंटीमीटर भी हो या 1 सेंटीमीटर भी हो, तो भी ये इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। और ये यहाँ पे प्रेगनेंसी को इम्प्लांट नहीं होने देता या बढ़ने नहीं देता है। पर यही ये फाइब्रॉइड मायोमेट्रियम में हो और 3 सेंटीमीटर का हो, 2 सेंटीमीटर का हो, या लेस देन 4 सेंटीमीटर का हो, सिंगल फाइब्रॉइड हो, तो ये प्रेगनेंसी होने में कोई तकलीफ नहीं देता है। और यदि फाइब्रॉइड बाहर की तरफ हो, जिसे हम सब सिरोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं, वो कितना भी साइज का हो, बट डेफिनेटली नॉट मोर देन 6 सेंटीमीटर, तो भी ये इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होता है। सो फाइब्रॉइड की लोकेशन एंड साइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहने के लिए कि क्या ये इनफर्टिलिटी का कारण है। मैम, ये तो फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपने बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगी मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है? जैसा मैंने बताया, इनफर्टिलिटी में 30% टाइम इट इज मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल। In 40% टाइम बोथ मेल एंड फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। मेल इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कारण जो है वो है, और मेन कारण, एजोस्पर्मिया। मतलब उनके सीमन में स्पर्म्स है ही नहीं। स्पर्म्स है ही नहीं, एजोस्पर्मिया के कारण उनके ब्रेन से शुरू हो सकते हैं कि जो उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उनमें हार्मोन्स बराबर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बराबर नहीं है, या लोकल टेस्टिस डेवलप नहीं हुई है। कभी कभी स्पर्म्स होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है, जिसे ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। यदि संख्या नॉर्मल है तो उनकी गति कम होती है, जिसे एस्थीनोस्पर्मिया बोलते हैं। कई बार वो दोनों भी ठीक है लेकिन नॉर्मल फॉर्म्स नहीं होते, एबनॉर्मल स्पर्म्स ज्यादा होते हैं, जिसे टेराटोस्पर्मिया बोलते हैं। इस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, मेल्स का, है ना, ये तो उनके साथ आया है, उनके डब। लेकिन जो दूसरी, अगेन जैसे मैंने बोला, रीजन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स मेल में बहुत कॉमन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कॉमन कारण है। एंजाइटी परफॉर्मेंस का तो आजकल ये हाल है, बिकॉज ऑफ वी कैन से फेमिनिज्म, कि फीमेल्स बहुत डोमिनेटिंग है। एक तरह से आई एम नॉट सेइंग दे वर सप्रेस्ड प्रीवियसली अ लॉट, बट नाउ दे आर नो मोर सप्रेस्ड। तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाती हैं और डॉक्टर बोलता है कि आज आपका ओवुलेशन टाइम है, एंड मेल को बोलते हैं आज आपको सेक्स करना ही है, ही इज सो मच अंडर एंजाइटी कि इवन इफ ही इज एबल टू हैव रेगुलर सेक्स, अदरवाइज ऑन दैट डे ही कैन नॉट परफॉर्म। एंड देन द फाइट स्टार्ट्स बिटवीन द टू, बिकॉज फीमेल फील्स कि मैं इतना ट्रीटमेंट ले रही हूँ, गोली ले रही हूँ, इंजेक्शन ले रही हूँ, और आपसे ये भी नहीं होता है। एंड दैट क्रिएट्स रिफ्ट इन बिटवीन देयर नॉर्मल रिलेशनशिप, एंड ये एक डाइवर्स होने का मेजर कारण है। दूसरी बात, इन मेल्स में एक ईगो फैक्टर बहुत होता है। तो जब उन्हें मालूम है कि उनकी रिपोर्ट एजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो भी वो ट्रीटमेंट लेने नहीं जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जहाँ फीमेल सफर करती है, बार बार ट्रीटमेंट लेती है,
लेकिन मेल टेस्ट के लिए भी नहीं जाते हैं। जी और यदि उन्हें मालूम है कि ओलिगोस्पर्मिया है या स्पर्म है, आपके पास ट्रीटमेंट है कि आप डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी करिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करवाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी में भी जो एडवांस मेथड है, उससे आपको अपने स्पर्म से प्रेगनेंसी होएगी। बट दे कीप वेटिंग, दे डोंट गो। उनको मन में ये डर रहता है कि क्या ये मेरे ही स्पर्म्स हैं। आज मैं आपको 100% अश्योरेंस दे सकती हूँ कि कोई भी फर्टिलिटी सेंटर ये कभी नहीं करेगा कि आपके बिना पूछे वो किसी और के स्पर्म्स यूज करेगा। जी क्योंकि आज उनके पास ये ऑप्शन है कि वो जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं बच्चे की, और यदि किसी स्पर्म के और के स्पर्म यूज हो गए तो वो क्लिनिक उसी दिन बंद हो जाएगी। आपने एक मूवी देखी होगी गुड न्यूज, उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन उसको सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। उसको एक कॉमेडी मूवी बना के रख दिया गया है कि ऐसे स्पर्म्स चेंज हो जाते हैं, ऐसे नहीं चेंज होते हैं, और वो भी दो लोगों के। फर्टिलिटी क्लिनिक रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। सो मेरा यहाँ ये मैसेज देना होगा मेल को कि प्लीज जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए सोचते हो या शादी के बाद प्रेगनेंसी पोस्टपोन करना चाहते हो करियर के लिए, जी तो प्लीज अपना सीमन टेस्ट कर लीजिए। इफ योर सीमन टेस्ट इज नॉर्मल एंड इफ यू आर अ यंग मेल less than 35 years of age, you can do your family planning. But if you have any factor, please treat it before it becomes too late. इस जी तो आजकल शादियां लेट होती हैं, और उसके बाद आप टेस्ट भी लेट करवाओगे तो तब तक फीमेल की एज तो बढ़ती रहती है। शी इज ऑलरेडी मोर देन 35, उसके एग्स की क्वालिटी खराब हो रही है। सो जी दिस इज माय मैसेज टू ऑल द मेल्स, please do your semen test once you are married. And if you have any problem of mumps in your young age, or you had a testicular trauma while having any sports or due to any reason, जी please do your semen test before you get married. जी बिल्कुल। डॉक्टर, ये जो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी है, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सही नॉलेज, जी कंसेप्शन की, कॉन्ट्रासेप्शन की, और कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के बाद आपको प्रेगनेंसी ठहरने में नेचुरली कितना टाइम लगने वाला है, जी उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। जब भी आप फैमिली का प्लानिंग करते हैं, फीमेल को भी वंस दे आर मैरिड, they should do their fertility test. Fertility test is simple basic blood test. I'm not saying कि आप ट्यूब टेस्टिंग करिए या कुछ भी करिए, लेकिन एक बेसिक सोनोग्राफी, AMH level, and be open to your partner if जी you have any problem, because anything can be treated. आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है। और मेल के लिए मैंने बोला जैसे सीमन टेस्ट उन्हें करना है, जी so they should do about prevention. And if the couple is already more than 35 years of age, they should not wait more than 6 months. 6 महीने शादी के हो गए और प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, तो they should meet a fertility specialist instead of taking half knowledge from friends or Google. शादी के बाद हनीमून पे जाने के पहले एक विजिट दोनों मिलके गायनेकोलॉजिस्ट के पास करिए, सो यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट सेक्सुअल लाइफ, अबाउट सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये समस्या तो समझ में आती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने के लिए झिझकते हैं। उनके साथ पूरी तरह से ओपनली सब कुछ समस्या डिस्कस करने में झिझकते हैं। तो ऐसे दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप कुछ मार्गदर्शन करें।
यस, जैसे मैंने बोला कि ये समस्या वो बात करने में झिझकते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमारे पास ऐसे भी कपल आए हैं जिनकी शादी को 9 साल हो गए हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं मालूम व्हाट इज नॉर्मल सेक्स। दे केम टू अस कि बच्चा नहीं हो रहा है, और जब उनसे ये जानना चाहा कि आपके सेक्स के वक्त पूरा पेनिट्रेशन होता है या नहीं अंदर, उन्हें ये भी नहीं मालूम। जी ये जानकारी बहुत जरूरी है उन्हें कि उन्हें अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, सेक्सुअल लाइफ के बारे में। जी अभी हम ये कहेंगे कि ये तो है प्रिवेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, जैसा मैंने अपने टॉक के में बताया कि मेल को क्या करना चाहिए, फीमेल को क्या करना चाहिए। अभी मान लो उन्हें तकलीफ है, एक तो ब्लेम गेम नहीं आना चाहिए बीच में। जो भी चीज है वो खुल के बतानी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, सिंपल ट्रीटमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फर्टिलिटी एक है। जी यदि आपकी शादी नहीं हो रही है ना, नहीं मिला आपको राइट पार्टनर, या आप अपने करियर में बिजी हैं, या अभी आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो जब तक आपकी एज 35 होती है उसके पहले आप अपने गैमेट्स फ्रीज कर सकते हैं। फीमेल एग फ्रीज कर सकती है, मेल स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। जी मान लो किसी भी वजह से आजकल कैंसर की इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है, जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों में भी जब, और उनका क्योर भी है, तो जो ये लोग कैंसर से क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनको बच्चे की जरूरत महसूस होती है। जी तो इन लोगों के लिए भी ऑप्शन है कि बिफोर दे गो फॉर रेडियोथेरेपी या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो कि उनके गैमेट्स को, एग को या स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं परमानेंटली, दे फ्रीज देयर एग्स और स्पर्म्स। एंड एक बार फ्रीज कर लिया तो आप इसे कितने भी साल रख सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि अब्रॉड में एक कपल ने अपने एम्ब्रियोस 25 साल पहले फ्रीज किए थे। 25 साल के बाद वो ही एम्ब्रियो दूसरे इनफर्टाइल फीमेल के यूट्रस में डाले गए और एक हेल्दी बच्चे का जन्म हुआ। सो वंस यू फ्रीज योर गैमेट्स, you can retrieve them whenever you are prepared or whenever you want. यदि आपकी शादी हो गई है और आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लीजिए और जब आपका मन हो करिए। यदि आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है लेकिन आप अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है दूसरे बच्चे के लिए, और आपको लगता है आपकी बायोलॉजिकल एज जा रही है, फ्रीज योर एम्ब्रियोज। आपका 38 पे मन आए 38 पे ट्रांसफर करवाइए, आपके एम्ब्रियोज यंग रहेंगे। जी सो एजिंग ऑफ oocytes भी होती है और एजिंग ऑफ स्पर्म्स भी होते हैं। जो हमारे पहले लोगों के दिमाग में मिथ था, मेल कैन बिकम फादर एट एनी एज, इट इज द फीमेल हु सफर्स, इट इज नो मोर ट्रू, क्योंकि मेल में भी एजिंग ऑफ स्पर्म्स होती है। सो दिस इज अबाउट प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन जी ऑफ इनफर्टिलिटी। जी नाउ सपोज जो लोगों के पास यूट्रस ही नहीं है, वो क्या करें, और उनको भी बच्चा चाहिए। मेल फीमेल दोनों में गैमेट्स अच्छे हैं, स्पर्म्स भी अच्छे हैं, लेकिन या तो पहली डिलीवरी के वक्त उसका हेमरेज की वजह से यूट्रस निकाल दिया गया, जी या वो बिना यूट्रस के पैदा हुए। ऐसे लोगों के लिए सरोगेसी ऑप्शन है, और इसमें हमारे सोशल मीडिया ने एक मूवी बनाई थी, मिमी, बहुत अच्छी मूवी है, देखने लायक है। किसी औरत में एग ही नहीं है, उसके लिए एग डोनर का ऑप्शन है। जी किसी औरत में मल्टीपल अबॉर्शंस है, उसके गैमेट्स अच्छे नहीं है, अगेन दे कैन टेक एग डोनर, या यूट्रस डैमेज है, दे कैन यूज फॉर सरोगेसी। जी दिल में स्पर्म्स नहीं है, वी कैन एक्सट्रैक्ट स्पर्म्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेस्टिस। कि कभी कभी इजैकुलेशन में स्पर्म्स नहीं होते हैं पर टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हो रहे होते हैं, तो टेस्टिस पे से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके उनका ICSI किया जा सकता है। जी मान लो वहां भी नहीं बन रहे हैं,
तो डोनर स्पर्म्स यूज किए जा सकते हैं। एक मूवी आई थी बहुत पहले, विकी डोनर, जी लेकिन विकी डोनर का एक ड्रॉबैक दिखा था कि उसने मल्टीपल लोगों में स्पर्म्स डोनेट किए थे, जिसकी वजह से आज एआरटी रूल आया है। क्यों एआरटी रूल आया है कि एक मेल इससे ज्यादा लोगों में स्पर्म्स डोनेट नहीं कर सकता है, अदरवाइज ये सिबलिंग पैदा हो जाएंगे, और इनमें यदि किसी भी वजह से उस डोनर में कोई बीमारी है तो वो इन सब सिबलिंग्स में ट्रांसफर होगी, जो पता भी नहीं चलेगा। या ये सिबलिंग्स में आपस में मैरिज हो गई तो क्या होगा। सिमिलर वे एग डोनर भी पहले बहुत सारे, एक ही फीमेल बहुत लोगों में एग डोनेट करती थी। सेम थिंग नाउ द एआरटी रूल हैज कम कि जी एक फीमेल एक ही डोनर में एग दे सकती है। सो यदि कोई भी कपल इनफर्टाइल है, उसके पास ऑप्शंस हैं जी बनने के, प्रोवाइडेड उनका वो माइंड ओपन रखें। यहाँ एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, सोशल रीजन। सोशल रीजन में आज भी हमारे यहाँ ये है कि गैमेट्स उन्हीं के होने चाहिए, मैं जी ये कहना चाहूंगी। और क्या होता है, इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज है जिसका पूरा ब्लेम फीमेल को दिया जाता है, और आज भी पेरेंट्स इस चीज के लिए ओपन नहीं है कि एक बार शादी हो गई तो दोनों बच्चे हमारे हैं, चाहे मेल में तकलीफ हो या फीमेल में तकलीफ हो, हमारा एम है कि घर में बच्चा आए। ब्लेम गेम चलता है और वो दोनों कपल सफर करते रहते हैं, फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं। सो मैं ये कहूंगी कि इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेडिकल सब रीजंस हैं, बट जी द फैमिली शुड बी ओपन। और दूसरी बात ये चीज वो अपनी फैमिली से भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, वो उनमें कमियां निकालने की कोशिश करती है। कोई भी बीमारी हो, आप कैंसर हो, आपको सोशल सपोर्ट है, आपको कहीं से भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगा, सोशल सपोर्ट भी होगा, सिंपैथी होगी, लेकिन इसमें तीनों ही चीजें नहीं होती हैं, एंड कपल सफर करता है। यंग कपल सफर because they cannot talk openly. जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी। आप हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपके टीवी चैनल का। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब कपल को आते हैं हमारे पास कि अभी तो 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस। जी Yeah, a female is suffering from a long time and not having any say that she is not having any problem. मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है लेकिन वो चुप रहती है। यहाँ पे मैं कुछ आपको और मैसेज देना चाहूंगी। तो जैसे मैंने बोला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जी तो इसके लिए एचपीवी वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए है, एंड वेजाइनल वॉर्ड्स को भी प्रिवेंट करने के लिए। मेल और फीमेल में वॉर्ड्स की तकलीफ होती है जो कि एचपीवी वायरस की वजह से होती है। तो ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी वैक्सीनेटेड बाय एचपीवी वैक्सीन बिफोर दे हैव देयर फर्स्ट सेक्सुअल लाइफ। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला, शादी के तुरंत बाद फर्टिलिटी टेस्ट करिए। तीसरी चीज, ओबेसिटी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी, फॉर डायबिटीज, फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कि ये प्रेग्नेंट भी हो गई तो इनकी प्रेगनेंसी बहुत हाई रिस्क होगी। सो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर लाइफ स्टाइल एंड अवॉइड smoking, tobacco, pan parag, alcohol, and substance abuse. जी These are what they can do for themselves, for their health, and for their baby's health. Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity to give message
to the public that yes, you should have a healthy baby at home, but most of the time ये आपके हाथ में है। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा, अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में सतर्क रहे और हमारे डॉक्टर की सलाह माने तो इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।